सरकार, आपकी सरकार शिक्षा स्वास्थ्य पे बढ़िया बात करती है, आपने भी करी। भदोही में शिक्षा की बात जब आती है तो भदोही में ऐसा कोई विश्वविद्यालय आपकी सरकार ने नहीं दिया। यह अटल सत्य है, कटु सत्य है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आपने भी प्रयास किया कि नहीं किया, ये बताइए। स्वास्थ्य की बात आती है विधायक जी, तो आपकी सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करती है। भदोही इतना बड़ा 20-22 लाख की आबादी वाला भदोही जनपद है, यहाँ पे सरपताहा में सौ सैयद जिला अस्पताल काफी समय से लंबित पड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। योगी सरकार ने क्या कुछ किया, बताइए इस पे। बीजेपी वाले हर चुनाव में पाकिस्तान और भारत का मुद्दा क्यों उठाने लगते हैं? भदोही बीजेपी में परिवारवाद हावी हो रहा है, सच या नहीं? मंत्री जी रंगनाथ मिश्रा जी बीजेपी में आ गए हैं बीएसपी से। इसमें त्रिपाठी जी का कितना हाथ रहा, सहयोग रहा, और इसमें भदोही की राजनीति में क्या कुछ बदलाव होगा? उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और लगातार हम चल रहे हैं, लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के मूड में क्या है, लोग क्या सोचते हैं, किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में चाहते हैं। अब योगी आदित्यनाथ इसमें मुख्यमंत्री हैं और फिर से उनकी दावेदारी है कि फिर से हम 300+ सीटें जीतेंगे, उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अखिलेश यादव का भी दावा कमज़ोर नहीं है। उनका दावा है कि हम सरकार को जीतने नहीं देंगे, यूँ कहें कि हमारी सरकार आएगी। अखिलेश यादव का ये दावा है। फिलहाल हमारी जो यात्रा है वो जनता तक है, नेता तक है, सभी से बातचीत कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनका मूड क्या है, सब कुछ। जब हम नेता से बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो राजनीति का समीकरण समझने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ आज जो शख्सियत बैठे हैं किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जब इनका चेहरा फ्रेम में आता है तो लोगों को नाम पहले पता हो जाता है। हमारे साथ रविंद्र त्रिपाठी जी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के विधायक हैं भदोही से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शुरुआत देखिए घुमा फिरा के नहीं करेंगे, शुरुआत सीधे मुद्दे पे बात करते हैं आपसे। विधायक जी को जनता वोट क्यों करे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनता वोट क्यों करे। आज़ादी के 70 वर्षों की तुलना आप हमारे 4.5 वर्षों से तुलना कर लीजिए। अच्छा। आज भदोही में मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि प्रयागराज बॉर्डर से लेकर के बनारस बॉर्डर तक जहाँ हमारी विधानसभा बरना के तट पे स्थित है। अच्छा। 70 वर्षों में बरना के नदी पे केवल 6 पुल बने हुए थे। अच्छा। मैंने 4.5 वर्षों में 12 पुल बनवाने का काम किया। जी। मैंने वो चाहे भदोही से बनारस मार्ग हो 4 लेन, अच्छा, वहाँ पे कधिया फाटक पे 4 लेन का ओवर ब्रिज, भदोही से मोह सुरयामा होते हुए दुर्गागंज मछली शहर तक, और सुरयामा में 4 लेन का ओवर ब्रिज। एवं जो सड़कों की समस्या थी, जब क्षेत्र के लोग सड़कों पे दुर्गागंज से ज्ञानपुर की सड़क पे लोग धान लगाने पहुंचते थे, सपा की सरकार में वहाँ लोग रोड पे जाकर के धान लगाते थे और अपना विचार, अपना जो विरोध होता था उसको प्रदर्शित करने का काम करते थे। अच्छा। वहाँ से लेकर के मैंने चमचमाती हुई सड़क ज्ञानपुर तक बनवाने का काम किया। मैंने भदोही से लेकर के पूरा अपने अमराई तक 4 लेन की सड़क बनवाने का काम किया। जो सड़क आप बता रहे हैं हम आपकी जगह, इंदिरा मिल सुन लेना। हाँ। सुन लेना। जी जी। इंदिरा मिल पुल का मैंने उद्घाटन वहां पे उसको पूरा करने का काम किया। इंदिरा मिल सर्विस लेन को बनाने का काम किया। रेवला परस पुल को बनाने का काम किया। जी। जहाँ पे जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो भदोही में गड्ढों में वहाँ हमारी गाड़ियाँ जाती थी, जनता परेशान थी। लेकिन आज भदोही नगर में भी चमचमाती हुई सड़कें बनाने का काम किया। और यही नहीं, मैं उत्तर प्रदेश का जितनी भी सरकारें आई, अगर माननीय उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय प्रमादरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी को छोड़ दिया जाए तो एक विधायक कोई बता दे कि जिसने एक दिन 2200 करोड़ रुपए का शिलान्यास एक दिन में करने का काम किया। इसके साथ साथ गजिया का ओवर ब्रिज, जहां पे हमारे जो व्यापारी भाई थे उनके मुआवजे के लिए उसमें प्राविधान नहीं किया गया था। मैंने मुआवजे का प्राविधान करवा करके आज गजिया का पुल बन करके तैयार होने जा रहा है। इसी तरह से एक सड़क बनी थी, सपा के शासन काल में अधूरी सड़क बनी थी, वो भी बनी थी। तो
मंत्री थे, पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर थे, लेकिन उस सड़क को भी वो पूरा नहीं करा पाए थे। बाबतपुर से उनका क्षेत्र पड़ता है, सुरेंद्र पटेल उनका नाम था, पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर थे, लेकिन उस सड़क को भी आधी अधूरी छोड़ करके चले गए थे। मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, किसानों का जो शोषण किया गया था, किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया था, उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री श्रद्धेय परमादरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने 500 करोड़ रुपए का मुआवजे का प्रावधान किया और आज वह मुआवजा बंटने जा रहा है। ये तो सड़क की विकास हुई। आज आप सोचिए, लोग कहते हैं मुद्दा, जहां पे 70 वर्षों में हमारे जो गरीब भाई थे, जो लोग जातिवाद की राजनीति करते चले आए थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, 60 साल के ऊपर के लोग थे, जो हमारी विधवाएं माता बहनें थी, जो हमारे दिव्यांगजन थे, 70 वर्षों में उनको पेंशन कितना मिलती थी? आज के 4 वर्ष पहले 300। हमारी सरकार 4.5 वर्षों में हमने उस पेंशन राशि को 1000 रुपए करने का काम किया। और यही नहीं, आज आप देखिए, जब गरीब भाई हमारा किसी कोटेदार के यहाँ पहुंचता था मिट्टी के तेल के लिए, राशन के लिए, तो लोग डिब्बा फेंक देते थे, राशन नहीं देते थे। 1 महीना राशन देते थे, 4 महीना राशन नहीं देते थे। आज महीने में 2 बार हम गरीबों को फ्री में राशन देने का काम कर रहे हैं, और नमक भी दे रहे हैं, तेल भी दे रहे हैं, चना भी दे रहे हैं, दाल भी दे रहे हैं। ये चमत्कार है। और यही नहीं, पूछिए ऐसे लोगों से, आज किसानों को सम्मान निधि के माध्यम से हम 6000 रुपया देने का काम कर रहे हैं। आज हम गरीब भाइयों को आयुष्मान कार्ड योजना के तहत 5 लाख रुपए उनको हम दवा के लिए देने का काम कर रहे हैं। और यही नहीं, जो गरीब भाई थे, अगर ये मोबाइल का युग था, मोबाइल आया तो आज के 4.5 साल पहले मोबाइल चार्ज करने के लिए वह किसी के यहाँ जाते थे, घूमते थे कि कहीं इन्वर्टर दिखाई दे जाए। इन्वर्टर भी चार्ज नहीं होता था तो लोग मोबाइल से बात भी नहीं कर पाते थे। और जब मैं पहले विधायक था, अगर लखनऊ से चलता था, लखनऊ के आगे जब सुरयामा स्टेशन आने को होती, भदोही स्टेशन आने को होती थी, तो हम लोग दरवाजे पे खड़े होते थे कि कहीं लाइट दिखाई दे जाए। अगर लाइट दिखाई दे जाए तो स्टेशन होगा, लेकिन प्रतापगढ़ स्टेशन के बाद किसी भी स्टेशन पे लाइट नहीं दिखती थी। और आज जब हम लखनऊ से चलते हैं तो पूरा, चाहे जहां आप चलिए, लखनऊ से लेकर के बनारस तक, भदोही तक, कोई गांव नहीं ऐसा है जो शहर की तरह दुधिया रोशनी न देता हो। हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम हमने किया। हर गरीब भाइयों को, भदोही की बात लोग करते हैं, 36,000 प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास देने का काम हमने किया है। चाहे वह हमने लोग जो इसके पहले जो पार्टियां थी वो जातिवाद की बात करते थे, आज हमने भारत के सचिव प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज उस नीति के तहत हमने सबको आवास देने का काम किया है। और यही नहीं, आज अगर रविंद्र त्रिपाठी के छत सर के ऊपर छत है तो हमारे समाज का सबसे निचला तबका जो बनवासी भाई भी है, एक व्यक्ति कोई नहीं कह सकता है कि कहीं बनवासी भाई का एक भी आवास अधूरा है। हमने सारे आवास, मुख्यमंत्री आवास से उनको आवास बनवाने का काम किया। आज शिक्षा की बात, हमने अमूल परिवर्तन किया है। भदोही में 2 नवोदय विद्यालय, आश्रम पद्धति के विद्यालय, रया में जाइए देख करके, सैकड़ों बच्चे जो गरीबों के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क हम वहाँ रहने के लिए व्यवस्था, निःशुल्क माने खाने पीने की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं हैं। भदोही में नवोदय विद्यालय, आपका यहाँ, हमारे यहाँ सुरयामा में, जमनीपुर अटकवा में नवोदय विद्यालय, हॉस्टल के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी एक नई क्रांति ले आने का काम किया गया है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर आप बात करेंगे तो कोरोना जैसी महामारी में L2 मैंने हॉस्पिटल 100 सैया का, 150 सैया का हॉस्पिटल भदोही में, और अपनी निधि से वहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगवा करके
कोरोना जैसी महामारी में भी जब आस पास कहीं ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगे थे, सबसे पहला ऑक्सीजन प्लांट भदोही में लगवा करके वहाँ तैयार करने का काम किया। यही नहीं, मैं भदोही के लोगों को काली नगरी के रूप में हमारा भदोही जाना जाता है। मैं भदोही के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने कालीन व्यापारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कोरोना जैसी महामारी में जब पूरा भारत ही नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा विश्व जूझ रहा था, तो सबसे पहले अगर कोरोना पे काबू पाया गया और लघु उद्योग, अगर रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिए, लघु उद्योग कालीन बुनाई का काम भी शुरू हुआ तो वह भदोही जनपद में शुरू हुआ। इसके लिए हम अपने कालीन भाइयों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। योजनाओं की बात लोग करते हैं, कौन सी हमने गरीबों की बेटियों के लिए, हमने गरीबों की बेटियों के शादी कराने के लिए हम कन्या पूजन करने का काम करते हैं, हम उनके पांव धोने का काम करते हैं, हम उन्हें कन्यादान देने का काम करते हैं। और कोई भी आप आंकड़ा निकाल के देख लीजिए, सब बातें बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा। मैंने 51,000 रुपए सीधे सीधे गरीब बेटियों की शादी कराने का मैं काम कर रहा हूं। आज कोई भी गरीब मजदूर का बेटा हो, बेटी हो, अगर वह IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, अगर डॉक्टरी में जानते हैं MBBS की डॉक्टरी में कितना पैसा खर्च होता है, करोड़ों रुपया खर्च होता है। आज हम ऐसे बेटों, ऐसे बेटियों को सरकार की तरफ से पैसा दे करके उनको पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और यही नहीं, पूछिए पूर्ववर्ती सरकारों से कि कितनी नियुक्ति की। तब तो कहावत है ना कि अनहरा बांटे सिन्नी अपने के देख देख, झोला लोग लेकर के बैठते थे, वसूली करने का काम करते थे। आज सब समाज को 4.5 वर्षों में हमने 5 लाख उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी देने का काम किया है। और जो हमारे तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां, कभी यहाँ पे आतंक हुआ करता था, चाहे वह भदोही हो, चाहे मऊ हो, चाहे जो हो, इलाहाबाद हो, गाजियाबाद हो, कंपनियां यहाँ पे वो कंपनी लगाने के लिए तैयार नहीं होती थी। आज लाखों नौकरी, जो उत्साहित हैं लोग, उद्योगपति उत्साहित हैं और आकर के हमारे उत्तर प्रदेश में निवेश करने का काम कर रहे हैं। उस माध्यम से भी हमने लाखों नौकरी देने का काम किया है। हमने एक आमूल परिवर्तन करने का काम किया है। केवल एक ही काम हमने नहीं किया, हमने जातियों को बांटने का काम नहीं किया, हमने सबको गले से गले मिलाने का काम किया, हमने जातिवाद को समाप्त किया। और आज इसीलिए सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे पे हम चल रहे हैं। कोई मुद्दा नहीं है। आज तारीख है, आप नोट कर लीजिए, 9 तारीख को आप हमारी बाइट ले रहे हैं। आप 10 मार्च को 12 बजे मुझसे मिलिएगा। आने वाले सभी जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, सभी की जमानतें जब्त होंगी। मैं गांव गांव घूम करके आया हूं, आप भी गांव में गए होंगे, मैं गया था। आज केवल अगर चर्चा है तो मात्र चर्चा है, केवल मोदी और योगी की चर्चा है, उनके कार्यों की चर्चा है। उनके कार्यों पे आज जब गरीबों की बात वो करते हैं, गरीबों की जब बात हमारे प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी करते हैं तो लोगों के पेट में दर्द होता है। इसलिए कि लोग जातिवाद की राजनीति करते थे। एक समाज बता दीजिए, आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कोई एक व्यक्ति बता दे हमारे विधानसभा का एक गांव। अभी हम नामांकन 12 तारीख को करेंगे। 12 तारीख के पहले आप बता दीजिए कि विधायक जी, आपके इस गांव में इस समाज के लोग, चाहे वह समाज, चाहे जिस व्यक्ति जात बिरादरी के हैं, एक समाज का नाम बता दीजिए कि विधायक जी यही जात बिरादरी के लोग आपको वोट और भारतीय जनता पार्टी को वोट करने नहीं जा रहे हैं। आपका बेटा या आपका भाई वो नामांकन करने नहीं जाएगा, इस दावे के साथ कर रहा हूं। आज मैंने जातिवाद को समाप्त किया है और भदोही में प्रचंड जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। धन्यवाद। त्रिपाठी जी एक कुशल वक्ता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपने अपनी सरकारों का, चाहे मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार हो, बखूबी बखान किया, अपने विधानसभा में जितना कम है उसको भी बताया। अब बात करते हैं, बात कर ही रहे हैं तो कर भी लेते हैं। आपने कहा कि भदोही से औराई के बीच जो 4 लेन मार्ग बना है वो हमने बनवाया, ठीक है, लेकिन समाजवादी पार्टी वाले कहते हैं कि उसका शिलान्यास मैंने किया है। सर्विस लेन की बात होती है, जो इंदिरा मिल जो सर्विस लेन होता है ओवरब्रिज के नीचे का, वो रास्ता 4.5 साल बाद बना, इसके पहले वो गड्ढों में तब्दील था। ये भी सत्य है कि नहीं है?
देखिए, जो गड्ढों में तब्दील था जी, उसमें भ्रष्टाचार किया गया था। अच्छा, वो सपा की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था, उसको मैंने दंडित करवाने का काम किया, उसकी जांच बैठाने का काम किया गया। जब वो दंडित हो गया, इसके बाद पुनः प्राक्कलन बनवाया गया, प्राक्कलन बनवा करके मैंने उस काम को पूरा किया। और जो लोग कहते हूं कि ये है, मैंने जिस दिन मैं उद्घाटन किया था जी, जिस दिन मैंने उद्घाटन किया था इंदिरा मिल का, उस दिन मैं बोला था। अच्छा, इस चीज को बोला था आप? उस दिन मैं बोला था कि अगर कोई बता दे कि भाई इसकी सपा की सरकार में इस पुल का, अगर जो यहाँ के जनप्रतिनिधि थे अगर अपने लेटर पैड पे दिखा दें, लेटर पैड न जानते हो तो जान लीजिए आप, हम लोगों का विधायक कोष्ठक होता है, प्रकोष्ठ होता है, उसमें सारे लेटरों का संज्ञान लिया जाता है, वो कागज होता है। मैंने उस समय कहा था कि अगर वो लेटर दिखा दें आज के 3 साल पहले, 2.5 से 3 साल पहले, तो रविंदर तिवारी, मैंने कहा कि 24 घंटे 1 सप्ताह के अंदर लेटर दिखाएं, मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये लोग केवल झूठी बात, केवल झूठा आलाप करने का काम आपकी सरकार शिक्षा स्वास्थ्य पे बढ़िया बात करती है, आपने भी करी। भदोही में शिक्षा की बात जब आती है तो भदोही में ऐसा कोई विश्वविद्यालय आपकी सरकार ने नहीं दिया, या टल सत्य है, कटु सत्य है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आपने भी प्रयास किया कि नहीं किया, ये बताइए। देखिए, ये बात बिल्कुल आपकी झूठी है। अच्छा, मैं, जनता ने मुझको आशीर्वाद देने का काम किया, और आज आप जा करके जो प्रधानाचार्य हैं, प्राचार्य हैं, अच्छा, उनसे भी बाइट लीजिएगा। मैंने लिखित दिया है, और विश्वविद्यालय बनाने के लिए प्रक्रिया चल रही है, यहां से प्रस्ताव जा चुका है। मैं समझता हूं कि बहुत ही जल्द ज्ञानपुर का जो हमारा KNPG कॉलेज है, बहुत ही जल्द विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने जा रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। आपने प्रयास किया है, लेटर पैड लगा हुआ है, प्रस्ताव गया है, इसीलिए मैं दावे से कह रहा हूं कि आप जाके प्राचार्य जी का भी बाइट लीजिए। अच्छा, उसका प्रस्ताव जा चुका है, अधिसूचना नहीं जारी हुई होती, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से आज हम 1 साल पहले से वो प्रयास किया जा रहा है, और निश्चित रूप से विश्वविद्यालय KNPG बनेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। स्वास्थ्य की बात आती है विधायक जी, तो आपकी सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करती है। भदोही इतना बड़ा 20-22 लाख की आबादी वाला भदोही जनपद है, यहाँ पे सरपताहा में सौ सैयद जिला अस्पताल काफी समय से लंबित पड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। योगी सरकार ने क्या कुछ किया, बताइए इस पे आप। देखिए, एक कहावत है ना, अब आप चूंकि पत्रकार हैं जी, ये भ्रष्टाचार हुआ किसके शासनकाल में? जब सपा की सरकार, जी बिल्कुल, जब बसपा की सरकार थी, 16 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ जी, ठीक है। अब वो 16 करोड़ के लिए FIR दर्ज हुए, ED की जांच चल रही थी, ED की जांच कंप्लीट हो गई। अच्छा, अभी 1 महीना पहले ED की जांच कंप्लीट हो गई। अच्छा, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, इन लोगों ने पुनः जब मुख्यमंत्री जी भदोही में आए थे, तो लोगों से मांगा गया कि कितने पैसे की खर्च है हॉस्पिटल को चालू करने के लिए। तो यहां से प्राक्कलन बना करके भेजा गया कि अगर 2 करोड़ रुपया मिल जाएगा तो अस्पताल चालू हो जाएगी। ED की जांच जैसे ही समाप्त हुई, जो भ्रष्टाचारी लोग थे वो जेल में हैं, और एक भ्रष्टाचारी तो ऊपर चले गए। अच्छा, उनका देहांत भी हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने वो प्रस्ताव भी गया, वो पैसा भी रिलीज हो गया है। बहुत ही जल्द जिला अस्पताल चालू होने जा रहा है। मैं समझता हूं कि जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी, उसके 15 दिन के बाद ये आपका बेटा, ये आपका भाई और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, वो उसका लोकार्पण भी करेंगे। 15 दिन के चुनाव के 10 तारीख के बाद, परिणाम आने के 15 दिन के बाद उसी अस्पताल का लोकार्पण भी होगा। स्वास्थ्य की बात आप करें, मैंने शिलान्यास किया, मैंने लोकार्पण किया दुर्गागंज में, मैंने उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाने का काम किया, मैंने चौरी में, मानिक पट्टी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाने का काम किया, मैंने L2 हॉस्पिटल, मैंने ऑक्सीजन प्लांट सुरजामा हो, भदोही हो, मैंने लगवाने का काम किया है। और कोरोना जैसी महामारी में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सभी डॉक्टरों को, सभी आशा बहनों को, सभी कार्यकर्ती बहनों को, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके हमारे एक लोगों की जान को बचाने का काम किया। निश्चित रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर आप पूछेंगे, और इसीलिए
इसीलिए तो विश्व ने स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी, अगर भारत के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का नाम आया तो उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रद्धेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी का नाम आया कि कोरोना में जितना उन्होंने किया वो कोई नहीं कर सकता है। अभी मैं गया था, आप जाइए चकजोतराम दत्त है कुचिया के पास, वहां पे महिलाएं निकल करके कही कि विधायक जी अगर योगी जी नहीं होते तो आज हम लोग की तमाम लोगों की कोरोना में जान चली गई होती और हम लोगों को उसी समय से तो फ्री में राशन भी मिल रहा है। हम लोग खुशहाल हैं, हम लोग केवल योगी मोदी को जानते हैं और आपको जानते हैं। ऐसा कोई 3-4 काम बता दीजिए कि आप करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, कसक बाकी रह गया है। भदोही में ऐसा कोई काम है जो आप करना चाहते थे नहीं कर पाए? सब कुछ हो गया। मैं तो सब कुछ हो गया है, कौन बाकी है? जनता से पूछिए ना, क्या नहीं है भदोही में, इसकी बात करें लोग ना। भदोही सब कुछ है, भदोही में सब कुछ है, क्या नहीं है? यही मैं पूछना चाहता हूं लोगों से कि बताएं ना। जब उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी लहर थी, आज भी है मानते हैं, जब योगी और मोदी लहर थी उस समय आपको 33% वोट प्रतिशत मिला था और प्रतिद्वंदी जो थे वो 32.8% वोट पाए थे। आप में और उनके में अंतर हार का जीत का था 1005 वोटों का। क्या लगता है इस बार वो अंतर बढ़ेगा या फिर कुछ बड़ा गेम हो सकता है इसमें? देखिए, मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आज हम अपने कामों के बल पे, अपने विकास के बल पे, आज हमने तब जातिवाद की बात थी, आज हमने जातिवाद को समाप्त करने का काम किया है। अच्छा। और निश्चित रूप से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने अभी दावे के साथ कहा है, आप किसी गांव में चले जाइए, आपको खुद आंकड़ा मालूम हो जाएगा कि हमको कितने % वोट मिलने जा रहा है। मैं केवल एक ही बात कह रहा हूं कि जो पार्टियां हैं, विरोधी पार्टियां हैं, उनकी जमानतें जब्त होंगी। आप मुझसे 10 तारीख को बाइट लेने आएंगे। अच्छा। आप सभी पार्टियों की जमानतें जब्त होंगी। आज केवल एक ही नारा है, मोदी योगी के अलावा कोई नारा नहीं है। अच्छा। निश्चित रूप से आप उस बातों पे न जाएं। अब ज्यादा विस्तार में मैं बताऊंगा, क्योंकि उस दिन मुझे मात्र केवल 15 दिन का समय मिला था और आज मैंने 4.5 वर्षों तक, अगर किसी ने, किसी का बेटा उसने फोन भी किया कि विधायक जी मम्मी पापा सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हैं, आपको आना है, तो उसका भी सम्मान बढ़ाने का काम किया है। एक व्यक्ति कोई नहीं कर सकता है, सम्मान से बढ़कर के कुछ नहीं होता है। और भदोही जनपद में जो गुंडा माफियाओं का राज था, उस गुंडा माफियाओं को राज को समाप्त करने का भी काम किया है। और इन गरीब भाइयों के ऊपर अगर किसी ने उंगली उठाने का काम किया है तो उसकी उंगली का जवाब देने का काम भी मैंने किया है। अच्छा। आज गरीबों के सम्मान के लिए हम गरीबों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, हम गरीबों के सम्मान के लिए मैदान में हैं। और जब ये गरीब आज अंगड़ाई लिए हैं तो कोई रोक नहीं पाएगा, आने वाला समय बताएगा। आप विकास में चुनाव लड़ रहे हैं, 80-20 की बात कहां से जाती है? आप धार्मिक तुष्टिकरण की बात क्यों करने लगते हैं? कौन करता योगी जी बड़े मन से कहते हैं कि 80-20 की लड़ाई है। हमारी बात सुनिए ना जी। हम पहले राष्ट्रवाद की बात करते हैं। अच्छा। और ये दावे से कह रहा हूं कि जो इस भारत माँ की धरती पे पैदा हुए हैं, इसमें मुझे संकोच नहीं है। अच्छा। जो इस भारत माँ की धरती पे पैदा हुए हैं और खाते भारत का हैं, अगर गुणगान पाकिस्तान और बांग्लादेश और रोहिंग्या की करेंगे तो वो हमको बर्दाश्त नहीं है, वो हमको बर्दाश्त नहीं है। हम इस मुद्दे की बात करते हैं। अच्छा। यहाँ पे भारत माँ की इस धरती पे पैदा हुआ हर एक इंसान वो भारत माँ का सपूत है। और विश्व में यही एक केवल भारत देश है, एक बहुत छोटा सा देश है नेपाल। लेकिन अगर हिंदुओं की संख्या आपको न जानकारी हो तो जानकारी हासिल कर लीजिए। हिंदुओं की सबसे बड़ी अगर संख्या है तो वह है भारत देश। वह भारत देश हमारा महान है और भारत देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। भारत माँ के विपरीत कोई बात करेगा और भारत देश की विपरीत अगर कोई बात करेगा तो योगी जी सही कहते हैं। योगी जी ही नहीं, रविंद्र त्रिपाठी जी भी कहते हैं। अच्छा। कि जो भारत में खाते हैं, यहाँ का एक गरीब जो किसान हमारा अन्न पैदा करता है, खून पसीना बहा करके अन्न पैदा करता है, उसकी खून पसीने से जो अन्न पैदा होता है, खाते उसकी हैं और गाते पाकिस्तान हैं। पाकिस्तान भदोही में भी त्रिपाठी जी 80-20 के वाला बात रखेंगे, हिंदू बना मुस्लिम करेंगे त्रिपाठी जी?
देखिए, आज मैंने बताया आपको कि आज सर्व समाज के लोग, भदोही में जो जातिवाद थी वो जातिवाद समाप्त हो गई है। अच्छा। आज भदोही में जातिवाद नहीं है। आप जाइए ना मुस्लिम क्षेत्र में, आज हमने सबसे ज्यादा 5,500 2,60,000 रुपए की दर से 5,500 आवास, प्रधानमंत्री आवास केवल मुस्लिम भाइयों को बनवाने का काम किया है। अरे भाई, कहावत भी बा कि जेकर नमक खा ओकर गाव। अच्छा, इसलिए नमक बांट रहे हैं आप? अरे नमक नहीं बांट रहे हैं, आवास बांट रहे हैं। अच्छा। आवास बांट रहे हैं, लोगों के सर के ऊपर छत देने का काम कर रहे हैं। अच्छा। और जो कभी झुग्गी झोपड़ी में पन्नी लगा करके रहते थे, आज उनको हम पक्का छत देने का काम किए हैं। आप जाइए ना, आप चले जाइए आज या कल चले जाइए, यहीं बगल में चले जाइए, जिन लोगों को आवास मिला है उनकी बाइट ले लीजिए। क्या वह कमल के फूल पे बटन दबाने के लिए तैयार नहीं है? मोदी योगी जी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है? अगर नहीं है तब हमारे पास आइएगा, आप स्वयं जाइए ना। अच्छा। मैं क्यों कहूं? आज जातिवाद की बात जो करने वाले लोग थे, अब वो जातिवाद की बात समाप्त हो गई है। पुनः मैं दोहरा देना चाहता हूं। अच्छा। मैं ऐसे लोगों को बर्दाश्त भी करने वाला नहीं हूं जो भारत का अन्न खाते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करेंगे तो बर्दाश्त नहीं है। अगर पाकिस्तान की बात करना है तो भारत से जाकर के पाकिस्तान में रहें और पाकिस्तान की बात करें। बीजेपी वाले हर चुनाव में पाकिस्तान और भारत का मुद्दा क्यों उठाने लगते हैं? अरे भाई, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। अच्छा। हमारे भारत माता के विपरीत, इनके सम्मान के विपरीत विपक्ष भारत पाकिस्तान को समर्थन देता है क्या? बिल्कुल देता है, बिल्कुल देता है। तमाम आतंकवादियों को समर्थन देता है। अच्छा। भदोही की घटना अगर मैं बताने लगूंगा ना, अभी हुआ था चौरी में, जाइए, आप नए आए होंगे जी। चौरी में बम ब्लास्ट हुआ था। चौरी में बम ब्लास्ट हुआ था। जी, उसके पीछे क्या कहानियां थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी जहां पे हमने भाईचारा और गंगा जमुनी की तहरीक को स्थापित करने का काम किया। और इन 4.5 वर्षों में 4.5 वर्षों में जहां भदोही दंगाइयों का शहर माना जाता था, हमारी बहू बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं रहती थी, इन 4.5 वर्षों में अगर किसी ने हमारी बहू बेटियों के ऊपर उंगली उठाने का काम किया तो उसको सीधे सीधे जेल भेजवाने का काम किया गया है। आज भदोही में व्यापारी से लेकर के हर लोग सुरक्षित हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हैं। भदोही बीजेपी में परिवारवाद हावी हो रहा है, सच या नहीं? परिवारवाद? आप पंचायत चुनाव में आपके परिवार के लोग जिला पंचायत चुनाव की पार्टी से बगावत करके और अध्यक्ष बने। क्या बात कर रहे हैं भाई? परिवार में परिवारवाद की आप परिभाषा जानते हैं? जी बताइए। आप पत्रकार हैं, परिवारवाद की परिभाषा जानते हैं? नहीं जानते हैं। बता दीजिए। जानते होते तो आप इस प्रश्न को नहीं करते। जी। परिवारवाद में केवल आता है परिवार में माता पिता। अच्छा। इस बात को चलो दिखाइएगा सबको। ठीक है। माता पिता, पत्नी, लड़के, और वो भी लड़के जब तक नाबालिग हैं। अच्छा। तब तक आश्रित हैं। ठीक है, यही केवल परिवारवाद होता है। अच्छा। परिवारवाद की परिभाषा आप जान लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी, आप पंचायत चुनाव की बात कर रहे हैं, आप जाइए बाइट लीजिए। वार्ड नंबर 1 और 2, वार्ड नंबर 3 हमारे मंडल अध्यक्ष बैठे हुए हैं। मैं जाकर के वहां प्रचार प्रसार कर रहा था। मैं यहां नहीं दिखाई दिया था। मैं सीधे सीधे वहां पे अपने भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी थे उनके साथ था और वहां प्रचार प्रसार करने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद की बात नहीं करती है। चलिए, अंततः 1-2 सवाल आपसे पूछेंगे। भदोही में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, बीजेपी तीनों जीत रही है या नहीं जीत रही है? कौन सा जीत रही है बताइए? फिर मैं दोहरा रहा हूँ। हाँ। आज तारीख है 9 फरवरी। अच्छा। आप 10 मार्च को 12 से 1 बजे इसको जरूर आप सेव करके रखिएगा। अच्छा। 10 तारीख को 10 मार्च को रिजल्ट जब निकलेगा तो भदोही, अमराई, ज्ञानपुर तीनों सीटें हम बहुत भारी मतों के अंतर से जीतने जा रहे हैं। कोई रोक नहीं सकता। हम नहीं, ये जनता की ताकत, जनता की अदालत। आज जनता की अदालत फैसला कर चुकी है कि हम भदोही की तीनों सीटें वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में देने जा रहे हैं। अंत में एक सवाल, माननीय मंत्री जी रंगनाथ मिश्रा जी बीजेपी में आ गए हैं बीएसपी से, इसमें त्रिपाठी जी का कितना हाथ रहा, सहयोग रहा, और इसमें भदोही की राजनीति में क्या कुछ बदलाव होगा? देखिए, हमेशा हर परिवार के, चाहे छोटा परिवार हो, चाहे बड़ा परिवार हो, चाहे गांव का परिवार हो, चाहे शहर का परिवार हो, जी, हमेशा लोग सोचते हैं कि हमारा परिवार कभी विघटित न होने पाए। जी।
किन्हीं कारणों से माननीय रघुनाथ जी दूसरी पार्टी में गए थे। आज वह हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है उसमें सम्मिलित हुए हैं। और ये कहावत भी है ना कि सुबह का भूला शाम को अपने घर आता है, तो वो भूला नहीं कहा जाता है। अच्छा। निश्चित रूप से माननीय रंगनाथ जी को पार्टी में आने से भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत हुई है। इसमें कोई बात नहीं है। वो एक हमसे बहुत बहुत बड़े और बहुत सीनियर नेता हैं और निश्चित रूप से उन्होंने समाज की सेवा किया है और आज वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। उससे भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत हुई है। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे भदोही के विधायक बीजेपी के रविंद्र त्रिपाठी जी को। एक कुशल वक्ता है, अपनी बातों को, सरकार की योजनाओं को बखूबी रख लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान। मैं विपिन मिश्रा, जय हिंद, जय भारत।